नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूं एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों इस धमाकेदार सेशन में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं हम लोग किस चैप्टर के, कार्बन और उसके यौगिक के। ठीक दोस्तों, वैसे तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए बिना विलंब के हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, ताकि आप तो समझ ही रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही रहा है, साथ ही साथ आपका दोस्त का भी बने। ठीक ना, आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। एक कहावत है कि कर भला तो हो भला। ठीक दोस्तों, बस यही नियत अपने जीवन में उतारे रखना है और सबका भला करना है। ठीक ना, समझ गए आप लोग? तो चलिए शुरू करें हम बिना विलंब किए हुए क्लास को। तो चलिए दोस्तों, मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर बताने से पहले अगर आप लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर मालूम होगा ना तो चैट सेक्शन में जरूर बताने की प्रयास कीजिएगा। ठीक दोस्तों, इससे होगा क्या कि आपका याद करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वह बढ़ेगा दोस्तों। ठीक ना, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आज के इस सेशन में या कोई भी सेशन में कहीं भी दिक्कत हो ना भैया, तो आप बेझिझक बता सकते हैं प्रश्न। ठीक ना, प्रश्न कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो, आप कैसे समझाएं, हमको नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। तो दोस्तों आपको फिर से समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा, डाउट क्लास दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये पीडीएफ है, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्या कीजिएगा कि डाउनलोड करके पीडीएफ को अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक एक प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक आबंध कितना है भैया? तो दोस्तों C2H6 में जो आपका इथेन का आणविक सूत्र हो गया यह, तो दोस्तों इसमें जो है 7 सहसंयोजक आबंध है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भैया, दूसरा प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि ब्यूटेनॉन यौगिक है, चतुर्थ कार्बन का प्रक्रियात्मक समूह है। दोस्तों ब्यूटेनॉन यौगिक जो है ना, उसका चतुर्थ कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कीटोन कहलाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? तो दोस्तों कीटोन कहते हैं किसको है कि ब्यूटेनॉन यौगिक के चतुर्थ कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन ही कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक ना, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि भैया, इसका मतलब अब क्या है बताइए? जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते वक्त आप देखिएगा कि घर में, कहाँ पे, घर में जिस बर्तन में, जिस हंडी में मम्मी लोग चावल पकाती है ना, उस हंडी के नीचे में देखिएगा कि काली हो गई है। ठीक ना, काली हो गई। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या फिर ईंधन आर्द्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक ना, आपके आंसर्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप? यानी कि लकड़ी जो होता है तब धुआं देती है ज्यादा जब वह जलता नहीं है सही से। ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी कभी ना कभी तो चूल्हा में खाना जरूर बनाते हुए देखे होंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चौथा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए चैट सेक्शन में। ठीक ना, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो दोस्तों सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न कर रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर बनाता है
क्या बनाता है भैया? ऑप्शन है आयनिक यौगिक, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है हैलोजन और चौथा ऑप्शन है अम्ल राज्य। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर यानी कि संयोग कर क्या बनाता है। हमको तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। अर्थात कार्बन हाइड्रोजन के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। हाइड्रोजन के साथ भाई संयोग करेगा, हाइड्रोजन के साथ अगर मिलेगा तो हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन है ना, तो उन दोनों का ही मिक्सचर रहेगा, यह चीज याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक ना, क्लियर है, उसी प्रकार से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। आप लोग सभी जानते हैं वायुमंडल में जो CO2 CO2 गैस की जो उपस्थिति होती है वह कितना होती है? 0.01% या फिर 0.05% या फिर 0.03% या फिर 0.02%। ठीक दोस्तों, आप लोगों को पता है भली भांति। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर का सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि 0.03% जो होता है भैया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, यानी कि CO2 की उपस्थिति होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। CO2 क्या है? एक प्रकार का गैस है, ठीक ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न करा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। भैया यह तो बच्चा बच्चा जानता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है सबसे हार्ड अम्ल होता है, सबसे हार्ड एसिड होता है, ठीक ना, जो किसी भी चीज पर पड़ने पर तुरंत ही जल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। क्या होता है भैया? H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का एसिड, जी हाँ H2SO4 होता है, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्लियर है आपका 7 नंबर का प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको एक सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक ना, आपको क्या रहना चाहिए? सूत्र याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आपका या जो है आपका ऑर्गेनिक में आ जाता है। जब आप लोग 10th छोड़ के 11th में आइएगा तब आपको ऑर्गेनिक का पता चलेगा, इनऑर्गेनिक का पता चलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का पता चलेगा, ठीक ना, जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तब। ठीक दोस्तों, इसलिए आप लोग अभी से अपने मन में उत्साह रखिए कि नहीं, आगे चल के हमको पढ़ना है और आगे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 8वां नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है भैया वह आपका बी नंबर का ऑप्शन है, सिंगल बॉन्ड है COOH, यही होता है आपका क्या होता है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना, समझ गए आप लोग। चलिए क्या होता है, पहले तो एक तो सिंगल अड्डा होगा, उसके बाद COOH, ठीक, यह क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे रहना चाहिए, उसके बाद C, उसके बाद O, उसके बाद H, ठीक, समझ गए आप लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना, यह हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह, ठीक ना भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है शानदार तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा कि इथोनिल में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध यानी कि दो बंधन मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है या फिर बंधन है, ठीक ना, दो सिग्मा एक आबंध है, दो सिग्मा आबंध है या फिर दो पाई आबंध है या फिर दोनों इलेक्ट्रोवैलेंस आबंध है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता है इस प्रश्न का उत्तर तो बताने के प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि इथेनिल क्या इथोनिल में कार्बन कार्बन के बीच दोनों सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाता है, यानी कि दोनों सिग्मा आबंध ही पाया जाता है। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है? 2, 4, 6, 7। चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि इथेन में कितने सह संयोजक बंधन है, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा। ये जो आपका इथेन होता है भैया इसमें सह संयोजक बंधन की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा, क्लियर है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्केन का नाम आप लोग सुने ही है, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक ना, 3 तरह का होता है सूत्र, याद रखिएगा। और एक एक चीज को आप लोग याद करते हुए चलेगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है?
CN, उसके बाद H2N+2, यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीलाथ होता है यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोगों को पता है ना भैया, उसी दिन तो बताए थे आपको कि नीलाथोथा का जो अनुसूत्र होता है भैया वह CuSO4 इंटू, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, CuS24 इंटू 5H2O होता है क्या, तूतिया, यानी कि नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जब आप बताइएगा एक बार, तब आपका याद करने की कैपेसिटी बहुत होगा, ठीक है, बहुत बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, यह मेरा रिसर्च है कि जब आप लिखते हैं ना, जब आप कमेंट करते हैं, कमेंट में तो लिखा ही जाता है ना भैया, जब आप लिखते हैं एक एक चीज को 2 बार 3 बार, उससे ज्यादा याद होने की संभावना है। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। भैया 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं या फिर आबंध होते हैं। चलिए 1 2 3 4 फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा भैया, 3 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजन संख्या, सहसंयोजन बंधन की जो संख्या होती है वह 3 होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 13 नंबर के प्रश्न को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है भैया, क्या करा, जरा ध्यान दीजिएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों संगमरमर को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग भली बात ही जानते हैं, नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, CaCO3 होता है, ठीक ना। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है आपके सामने, आप लोग जानते भी हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट में लिखिए ना भैया, चैट सेक्शन में लिखिए। जब आप लिखिएगा तब आपका हैबिट बढ़ेगा याद करने का हर एक चीज को, ठीक ना। क्लियर है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है भैया। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, C12H22O11, यही होता है। चलिए कहाँ पे है भैया, सी नंबर पे है, C11H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 नंबर के बाद 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है भैया। चलिए 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है भैया। चलिए बताने की प्रयास कीजिए कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। हमको तो यहां तक पता है कि Na2CO3 होता है कि 2 होता है, हमको नहीं पता। आप लोग बताने की प्रयास कीजिए कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है ना भैया, वह Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। और आप लोग बताने की प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ रहा है ना, थम्स अप कर दीजिएगा एक बार, ठीक ना। कमेंट में बताइएगा कि जी हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, शानदार तरीके से एक एक प्रश्न को। अगर आपको कहीं भी लगे कि हमको दिक्कत हो रहा है समझने में, तुरंत कमेंट कीजिएगा, एक्शन तुरंत लीजिएगा, अन्यथा आपका पढ़ाई बाधित हो सकता है। दोस्तों आप अंधकार में जा सकते हैं, ठीक ना। रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है भैया सिंगल बॉन्ड CO द्वारा, याद रखिएगा। किसको भैया, कार्बोनिल समूह को, कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को, तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा सूचित किया जाता है। किसको, कार्बोनिल समूह को, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, क्या होता है भैया, CH3OH या फिर C2H5OH या फिर C2H6O5OH। तो दोस्तों यानी कि डी नंबर का विकल्प है आपका C2H2OH। हमको नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर कि इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है भैया, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प सही है, C2H5OH, यही इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, याद रखिएगा। क्लियर है भैया, कोई डाउट नहीं है।
क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों C6H6, C6H6 क्या है भैया, यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक ना। समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6, यानी कि C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखिएगा। क्लियर है भैया, आपको याद रखना होगा। अब हम इसमें ट्रिक आपको क्या बताएं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में, किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। आपके पास विकल्प है CH4 या फिर C2H6 या फिर C3H4 या फिर C3H8। चलिए बताने के प्रयास कीजिए, इन चारों विकल्प में से हाइड्रोकार्बन की संख्या 3 बंधन कौन बनाता है, कौन हाइड्रोकार्बन में 3 बंधन बनाता है। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपका 3 बंधन जो बनाता है कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो C नंबर का विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा C3H4। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। C3H4 20 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन युग्म समापवयी है। चलिए बताने की प्रयास कीजिए कि निम्न में कौन युग्म, कौन जोड़ा समापवयी है। चलिए बताने की प्रयास कीजिए। आपके पास पहला विकल्प है C2H6 और C6H6, ठीक ना। दूसरा विकल्प है C5H10 और C6H12, ठीक ना। चलिए तीसरा विकल्प है C2H5OH और CH3OCH3 या फिर CH4 और C2H6। चलिए कौन सा यहाँ पे जोड़ा है जो आपका समापवयी है, चलिए बताने की प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा। यह जो आपका C नंबर का विकल्प है भैया C2H5OH और CH3OCH3, यह जो है आपका क्या है, समापवयी युग्मक है, समापवयी जोड़ा है। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है 21 नंबर तक। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि एथेनॉल क्रियाशील का मूलक जो है भैया, वह आपका जो है क्या है भैया, वह आपका सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, तो दोस्तों एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पहले दे दिए, तब उसके बाद OH दे दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो दोस्तों CH4 जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, वह जो है आपका सहसंयोजी यौगिक है, याद रखिएगा। क्लियर है भैया, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो भैया सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील यानी कि अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर ईथर। हमको तो नहीं पता भैया, अगर आपको पता हो तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा भैया। तो देखिए सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों इस अंतिम प्रश्न को पहले का प्रश्न के जैसा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, फिर अल्कोहल कहते हैं, इन तीनों में से क्या कहते हैं, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा इस 25 नंबर का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए तो दोस्तों अगर आपको इन 25 के 25 प्रश्न में कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, ठीक ना। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए तो दोस्तों आपको 25 के 25 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे शानदार तरीके से बताया गया है, आपको कहीं भी टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो PDF है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप शानदार तरीके से डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए
आज के क्लास को विराम देने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को देख चुके हैं तो क्लास को जमकर कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, ठीक ना। अगर अब तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ तो भैया जमकर शेयर भी कर दीजिए, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे।